बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं बीटा डीके के बारे में। तो बीटा डीके क्या होता है इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। हमारे पास जो बीटा डीके है फिज़िक्स में, ये दो कैटेगरीज़ हैं, इसकी दो टाइप्स है हमारे पास। हो सकता है कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में या पहले कभी जब बीटा डीके पढ़ा हो तो वो सिर्फ एक ही टाइप का पढ़ा हो। तो हमारे पास जो बीटा डीके हैं उनमें से पहले को हम लोग कहते हैं, जो कि बड़ा वेल नॉन किस्म का, आमतौर पर बीटा डीके से हमारा मतलब यही होता है। तो इसको हम कहते हैं, मुझे ये नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस वी का मतलब है नेगेटिव। तो एक हमारे पास होता है नेगेटिव बीटा डीके, और दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा डीके। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव बीटा डीके क्या होते हैं, वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, नेगेटिव बीटा डीके की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, नेगेटिव बीटा डीके में हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में से जो पार्टिकल निकल रहा है वो है हमारे पास कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम आमतौर पर ऐसे ई के ऊपर नेगेटिव डाल देते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन में इसका हम सिंबल लिखना चाहे तो हम ई यहाँ नीचे माइनस डालते हैं और यहाँ ऊपर जीरो लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। सो देयर इज नो एटॉमिक मास, देयर इज नो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आप -1 कर लें, ऐसे कर लें, चले। और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो तो है ही नहीं, एटॉमिक मास तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो अपना एक फंडामेंटल पार्टिकल है। सो हम यहाँ पे क्या लगा रहे थे, जीरो। तो इस तरीके से इक्वेशन में लिख देते हैं। तो नेगेटिव बीटा डीके का मतलब होता है न्यूक्लियस में से कौन सा पार्टिकल निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। जब न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डीके। ये बात समझ में आ गई। अब इसको जरा हमने समझना है, क्योंकि मैंने इसकी इक्वेशन आपको समझानी है। देखिए, सपोज करें कि मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद है मेरे पास 50, और इस न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है उनकी तादाद भी मेरे पास कितनी है, 50। अगर मुझे इस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास लिखना है तो एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम करें, कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। और अगर मुझे इसका एटॉमिक नंबर लिखना है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद, जो कि कितनी है हमारे पास, 50 है। समझ आ रही बात। सो इसमें से क्या होता है, इस न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन, ये मैं ऐसे एरो करके बाहर बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस से कोई बाहर निकल आया, मेरा मतलब है उसी जगह पर एक काम हो रहा है। एक न्यूट्रॉन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है किस में, एक प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो और जो न्यूट्रॉन है इस पर कौन सा चार्ज है, न्यूट्रल है। तो क्या मैं ये समझ सकता हूं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं दोबारा से, तो हम ये समझ सकते हैं। दूसरा, एटॉमिक मैसेज की ज़बान में हम लोग जानते हैं, एटॉमिक मैस कह रहा हूँ, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मैसेज हैं, पार्टिकल के मैसेज हैं, ये भी हम शुरू की क्लासेज में पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो मैस होता है वो किसका होता है, न्यूट्रॉन का। उससे थोड़ा सा कम किसका होता है, प्रोटॉन का। और इंतहाई कम मैस होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब है कि वी कैन एक्सपेक्ट कि एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मैस बना सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस से निकाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं, इसको अब हमें क्या कहना चाहिए, दिस इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया कहाँ से, फ्रॉम दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इमिट हुआ। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी चीज़ को हम कह रहे हैं नेगेटिव बीटा डीके। क्या ये बात समझ में आ गई। ये प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस का हिस्सा रहता है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं रह सकता, उसको निकाल देते हैं और प्रोटॉन में ही रहता है। अब जो न्यूक्लियस है मुझे बताएं उसकी शक्ल क्या बन चुकी है, उसमें प्रोटॉन पहले तो 50 थे, एक प्रोटॉन मजीद उसको मिल चुका है। तो कितने हो गए प्रोटॉन, 51। जबकि न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ है, तो पहले 50 थे, अब कितने रह गए, 49। तो ये 49 हमारे पास रह गए। अगर अब मैं इसका एटॉमिक मास लिखूं तो वो एटॉमिक मास कितना होगा, मुझे बताएं। 51 में 49 ऐड करें, दोबारा 100 नहीं बनता। और मैं अगर इसका एटॉमिक नंबर लिखना चाहूं, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो अब प्रोटॉन की तादाद कितनी है मेरे पास, 51। इसको हम कहते हैं पैरेंट न्यूक्लियाई या मदर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो आप देख सकते हैं कि जब भी बीटा डीके होगा तो एटॉमिक मास पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो ये मैंने लिखा रेडियो एक्टिव एलिमेंट AXZ, और ये मैंने एरो बनाया, और उसके बाद मैंने जनाब यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई लिखना है, और प्लस इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ जिसको मैं 0 -1 कह रहा हूँ, या ब्रैकेट में इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, नेगेटिव
बीटा पार्टिकल है ये हमारे पास, या मैं इसको क्या कह देता हूं, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात समझ रहे हो, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे डॉटर न्यूक्लियर लिखना है, तो मुझे समझ में आ गया कि एटॉमिक मास पे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ए है तो यहां एटॉमिक मास में कितना लिखूंगा, ए। और अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो मैं एटॉमिक नंबर Z का क्या यहां पे क्या लिखूंगा, Z+1। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द नेगेटिव बीटा डीके। अच्छा, अब यहां पर हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन वो तमाम न्यूक्लियस जिनके एटॉमिक मैसेज सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसोबार कहते हैं, आइसोबार्स। हमारे कोर्स में तो आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास, वो तमाम एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो, आइसोटोप्स। और वो तमाम एलिमेंट जिनके एटॉमिक मैसेज सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, आइसोबार्स कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा डीके में हमें आइसोबार्स मिलते हैं। ओके, अच्छा, ये इक्वेशन क्या है, कंप्लीट इक्वेशन है, हमारे कोर्स में यहीं तक लिखी हुई है, मैंने ये बता दी है। हमारे वाले ने क्या किया है, इसको जो मैंने ये लिखा हुआ है ई करके, उसने ऐसे करके लिखा हुआ है, बी के ऊपर नेगेटिव डाला हुआ है, यानी उसे बताया नेगेटिव बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। ये क्लियर हो रही है मेरी बात। उसने इस तरीके से लिखा, हम इस तरीके से लिख देते हैं। याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ये कुछ कंजर्वेशन के लॉस को फॉलो करते हैं, जो कि आगे चल के शायद हम इसके बारे में बात भी कर लें। तो ये जो हमारा डॉटर न्यूक्लिया है और पेरेंट न्यूक्लिया है, तो पेरेंट न्यूक्लिया और डॉटर न्यूक्लिया है, ये दोनों जो हैं वो इनका जो कंजर्वेशन के लॉज हैं वो इन पर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे। इसका मतलब इस इक्वेशन में जरूर कोई मसला स्टिल मौजूद है, जिसकी वजह से कंजर्वेशन का लॉ जो है वो फेल हो रहा है। यानी अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ही बात, एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं, या मोमेंटम की बात कर लें, तो शुरू का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम और बाद का मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। वो नहीं होता। सो वी हैव ऑब्जर्व, ये हमारे कोर्स में नहीं, मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि यहां पर एक पार्टिकल और भी प्रोड्यूस होता है, एक पार्टिकल और भी प्रोड्यूस होता है, और वो जो पार्टिकल है हमारे पास, उस पार्टिकल को हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। वो हमारे इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं ये जरा हिस्सा जो है इसको मैं मिटा लेता हूं, फिर मैं क्वेश्चन जरा कंप्लीट करके लिखने में काबिल हो जाऊंगा। मेरा ख्याल है ये आपकी बात समझ में आ गई कि दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये ऐसे करके लिखा होता है, ये न्यू वाला सिंबल फ्रीक्वेंसी वाला बनाते हैं और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको आमतौर पे यूं करते हैं, 0 0 भी लिखते हैं। ना इसका चार्ज होता है और ना इसका मास होता है, ये याद रखिएगा। जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, उसी तरह न्यूट्रिनो भी या एंटी न्यूट्रिनो भी न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। दिस इज द थर्ड पार्टिकल जो आप अपनी जिंदगी में नाम सुन रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे ना, फिर तुम लोगों ने पॉजिट्रॉन सुना, अब तुम सुन रहे हो आज न्यूट्रिनो। तो बहरहाल मैं इससे ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। जैसे ही इस न्यूट्रिनो को यहां पे लाते हैं, तो अब ये इक्वेशन हमारी कंजर्वेशन के लॉज जो हैं उनको फॉलो करती है। क्लियर है यहां तक? तो ये नेगेटिव बीटा समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द पॉजिटिव बीटा डिके। नेगेटिव बीटा डिके में कौन डिसइंटीग्रेट हुआ, कौन टूटा, न्यूट्रॉन टूटा। जब हम पॉजिटिव बीटा डिके की क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आप इजाजत दें, या तो मैं इसको मिटा दूं और उसके बाद लिखूं। अच्छा, मैं पॉजिटिव बीटा डिके की बात भी कर लेता हूं, यहां पे कर लेते हैं पॉजिटिव बीटा डिके। अच्छा, पॉजिटिव बीटा डिके हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव बीटा डिके में याद रखिएगा, एक प्रोटॉन जो है वो ब्रेक होता है एक न्यूट्रॉन में, और प्लस हमारे पास E+ बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, जो कि चैप्टर 17 में भी नाम हमने पढ़ा था, एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है, जिसका मास और चार्ज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट पोलैरिटी इज डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। तो एक प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट होता है न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस का हिस्सा रहता है, लेकिन ये पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो हमें न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन मिलते हैं, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा डिके। ओके, इस इक्वेशन को इनको समझाने के लिए मुझे किस लेवल पे जाना पड़ेगा, मुझे क्वार्क्स के लेवल पे जाना पड़ेगा। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। अब यहां पर ना थोड़ी सी बहुत ज्यादा डिटेल में न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगी। मिसाल के तौर पे फंडामेंटल फोर्सेस, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, पहले मैंने बात की थी। इनको इस न्यूट्रॉन को, इस प्रोटॉन को ब्रेक करने में जो फोर्स सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, उसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या करती है, ये न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जिन क्वार्क से मिले होते हैं उनके फ्लेवर को चेंज करती है,
और फ्लेवर को जब चेंज करती है तो इसका मतलब यह है कि ये जो वीक बोसॉन होता है वो इसमें रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, या यहाँ पर मैं बात करूँगा पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो का पेयर डेवलप हो जाता है। नाउ ये जो मैंने सेंटेंस बोने, मुझे यकीन है इंटरमीडिएट के लेवल से ये बहुत ऊपर की बात है, बहुत ज़्यादा, किसी कुछ समझ में नहीं आया, बट मैंने बताया इसलिए कि देयर इज़ अ फिजिक्स जो यहाँ पर काम कर रही है, बट दैट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द इंटरमीडिएट। ओके, सो मैं इसके बारे में अब मजीद डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो हम जब पॉजिटिव बीटा डीके लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं AXZ, क्लियर है। उसके बाद हमने यूं एरो बनाया, ये मैंने डॉटर न्यूक्लिया लिखना है, और मेरे पास हमारी किताब के हिसाब से बीटा के ऊपर पॉजिटिव लगा रहता हूं, मतलब पॉजिट्रॉन निकल रहा है। सो एटॉमिक मास हमारे पास सेम रहता है। जब प्रोटॉन ब्रेक होता है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, -1, क्योंकि प्रोटॉन कम हो जाएगा। जब प्रोटॉन कम होगा तो Z शुड बी -1 ना। न्यूट्रॉन जब ब्रेक हुआ तो इट प्रोड्यूस ए प्रोटॉन। When the neutron breaks, it produces a proton, so that is why we have Z+1. But when a proton breaks, so proton is the number of proton is the charge number. So charge number should be -1. कम हो जाना चाहिए। ये मेरी बात समझ में आ रही है? So this is the equation, और इसमें वही कंजर्वेशन के लॉस के लिए मैं प्लस करके यहां पर हम लगाते हैं न्यूट्रिनो, या एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो होता है, बहरहाल इसको छोड़ दें। ये सिर्फ इसलिए कि अगर कोई पूछे कि जनाब ये मैंने कहीं गूगल पे सर्च किया था सर, या किसी बहुत बड़े टीचर के मैंने इंटरमीडिएट के नोट्स देखे तो उसने ये भी लिखे हुए थे, तो उसके लिए मैंने बता दिए हैं ताकि आप बाद में मुझसे झगड़ा ना करेंगे सर ये क्या था, आपने क्यों नहीं बताया। ओके, बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरमीडिएट कोर्स। शुड आई बी कॉन्फिडेंट कि ये जितनी मैंने बातें की हैं सब समझ में आ रही तुम लोगों के, क्लियर है? ओके, सो दिस इज नेगेटिव बीटा डीके एंड दिस इज पॉजिटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके। सो यहां तक हमारे पास जाके बीटा डीके खत्म हो गया। अच्छा जी, जिस तरह हमने अल्फा पार्टिकल में बात की थी उसी तरह बीटा पार्टिकल में हम बातें करने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 20 में हमारे पास रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहीं पे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर वही बात है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेडिएशन है उसमें आयोनाइजेशन, उसमें पेनिट्रेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ये जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब एक बीटा पार्टिकल जो मूव करता हुआ जा रहा है तो अपने रास्ते में आने वाले एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को वो जो इमिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं मीडियम में से तो क्या हो रहा है, वहाँ पर दूसरे एटम्स मौजूद हैं, उन एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है बाहर। जब उन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो एटम क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। अब ये आयोनाइजेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ये आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह कल हम लोगों ने अल्फा के लिए बात की थी, और वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने रास्ते में आने वाले एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको रिपेल करेगा, और उस रिपल्जन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। अच्छा, कोलिजन भी हो सकता है, लेकिन हेड ऑन कोलिजन यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसको निकाल दे, ये बहुत ही रेयर होता है। तो या किताब में पढ़ेंगे तो उसको उन्होंने लिखा नहीं है, तो हेड ऑन कोलिजन ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल ही है। तो आयोनाइजेशन किससे प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रोड्यूस हो रही है। इसकी आयोनाइजेशन इंतहाई कम है, 100 टाइम लेस है अल्फा पार्टिकल से। कल मैंने आपको बताया था कि अल्फा पार्टिकल लार्जेस्ट पार्टिकल है रेडिएशन में, और उसमें 2 प्रोटॉन है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का साइज आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो सबसे छोटा, यानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल रेडिएशन। जितनी पार्टिकल रेडिएशन हैं, जिस तरीके से अल्फा हो गया हमारे पास, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, तो और बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल का जो साइज है वो सबसे छोटा है। ओके, तो अगर इसका साइज सबसे छोटा है तो इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन जो है उसकी 100 टाइम्स ज्यादा है अल्फा पार्टिकल से, लेकिन आयोनाइजेशन कम है। समझ आ रही क्यों आयोनाइजेशन कम है? आयोनाइजेशन इसलिए कम है कि वहां 2 प्रोटॉन है, बड़े बड़े चार्ज हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से निकाल सकते हैं कंपेयर टू इस इलेक्ट्रॉन के। क्लियर होगी? तो आयोनाइजेशन 100 टाइम कम, पेनिट्रेशन 100 टाइम ज्यादा है। हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी है कि तकरीबन 5 × 10⁻³ मीटर या 5 मिलीमीटर जो है एल्यूमिनियम जो है वो उसकी थिकनेस किसको रोक देती है, बीटा पार्टिकल्स को रोक देती है। ओके, यानी बीटा पार्टिकल को भी रोकना कोई इतना बड़ा इशू हमारे लिए नहीं है। ये जो कल हमने अल्फा पढ़ा था और आज हम बीटा पढ़ रहे हैं, इसमें जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो है आयोनाइजेशन। जो किलर है, जो कि रेडिएशन हैजर्ड अगर कहना चाहिए तो रेडिएशन हैजर्ड इज द आयोनाइजेशन। सो इनफैक्ट
ये स्किन के बाद बहुत मुश्किल है कि ये फ्लैश तक पहुंच सके, हमारे गोश्त तक पहुंच सके बीटा पार्टिकल्स। लेकिन ये स्किन के लेवल पे जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे दैट इज द रियल किलर, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ओके, फिर हमारे पास है, चूंकि ये बीटा पार्टिकल पे चार्ज होता है, तो कल भी मैंने आपसे कहा था जब किसी चीज पे चार्ज होता है तो वो क्या करता है, वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जब टकराता है तो ग्लो प्रोड्यूस करता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन चमक रही होती है, राइट। तो चूंकि बीटा पार्टिकल पे चार्ज है तो हमने कहा है कि ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, फ्लोरेसेंस। किसमें, कैल्शियम टंगस्टेट की प्लेट में और बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की प्लेट पे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीटा पार्टिकल। वैसे हमारे लिए एज ए फिजिसिस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन, ये इसकी एनर्जी, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए अहम होती हैं। लेकिन डॉक्टर के लिए इसकी आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं डॉक्टर के लिए, ठीक है। तो जो मेडिकल वाले होते हैं वो इन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि किसी पेशेंट का जब वो इलाज कर रहे हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन से, कैंसर के मरीज़ का, सो विच टाइप ऑफ रेडिएशन शुड बी यूज, और दूसरी बात यह है कि व्हाट शुड बी दी आयोनाइजेशन। तो वो इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं किसी भी पेशेंट के इलाज के टाइम पे। सो दैट्स इट, इसको अब आप लिख सकते हैं।